चलिए एक छोटी सी चीज़ आज आपको समझाते हैं। वैसे तो हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स में हमने इन चीज़ों को अच्छे से कवर किया ही होता है, पर जिस समय में चर्चा होती है तो एक आरामदायक डिस्कशन के रूप में हम कुछ कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बना इन दिनों वो बना लीडर ऑफ अपोजिशन। देश में 10 साल के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन किसी को दी गई और वो हैं राहुल गांधी। तो हमारे देश की संसद में, लोकसभा में LOP बना दिए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? राहुल गांधी बनाए गए हैं। क्या मतलब है इस बात का जब मैं उन्हें कह रहा हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन? ध्यान से समझो। बना दिए गए हैं तो सवाल ये आता है कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन किसने घोषित किया, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन किसने बनाया, ये किसने तय किया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे? ओके, ये कानूनी ताकत किसके पास है? ये कानूनी ताकत संसद में, अगर हाउस ऑफ द पीपल की बात की जा रही है, द लोअर हाउस, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा कहते हैं, तो लोकसभा के केस में ये ताकत स्पीकर के पास है। स्पीकर ने ही उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किया है। ओके, ये बात याद रखना। ओके, तो क्या सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों हाउसेज में से लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल या फिर जैसे हम लोकसभा कहते हैं, क्या इसी का ही लीडर ऑफ अपोजिशन होता है? ऐसा नहीं है। अपर हाउस, या जिसे हम, ये मारकर दौड़ते बहुत तेज हैं, कुछ का कुछ ही लिखने लग जाते हैं। अपर हाउस या जिसे हम काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं, यानी कि राज्यसभा, इसका भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इसका लीडर ऑफ अपोजिशन किन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? अपर हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज़ द चेयरमैन। चेयरमैन ये काम करते हैं। ओके, ये बात क्लियर? अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं अपर हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन के मुकाबले, वो लोअर हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, यानी कि लोकसभा के। क्लियर हुई बात? ये कौन बनाए गए हैं इस समय में? राहुल गांधी। हिंदी में जब कभी सुनेंगे तो नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो नेता पक्ष हैं, यानी कि नेता सत्ता पक्ष। सत्ता जिनके पास में, सत्ता पक्ष के नेता, या रूलिंग गवर्नमेंट या जो हाउस के लीडर हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट से आते हैं। लेकिन ये प्रतिपक्ष हैं। जैसे आप किसी के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो तो प्रतिस्पर्धा है, इसी तरह से सत्ता पक्ष के ऑपोजिट कौन है? प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। कल और या परसों का दृश्य था कि देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन दोनों ने मिलकर के ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर फिर से चुन लिए गए हैं, उनको उनके गद्दी तक पहुंचाया। ये रिवाज है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर के स्पीकर को उनकी पोजीशन तक लेकर के जाते हैं। वो लेकर के गए। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? तमाम जगहों पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये संवैधानिक पद नहीं है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो फिर ये कौन सा पद है? ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये वैधानिक पद है, एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। हम किस पोजीशन को स्टैट्यूटरी पोजीशन कहते हैं? मतलब कि संवैधानिक नहीं, वैधानिक। वैधानिक माने विधान। तो स्टैट्यूटरी पोजीशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई भी चीज़ जो स्टैट्यूट में गिवन हो, कोई भी चीज़ जो स्टैट्यूट में गिवन हो, स्टैट्यूट माने कानून में गिवन हो या विधान में गिवन हो, विधि विधान, तो कोई भी चीज़ जिसका जिक्र स्टैट्यूट में है या विधान में है तो वो हम स्टैट्यूट से वर्ड आता है स्टैट्यूटरी। ठीक है, क्योंकि स्टैट्यूट, जो भी कोई स्टैट्यूट बना है, जो भी कोई कानून बना है या विधान बना है, उसे हमारे देश की स्टैट्यूट बुक में दर्ज होना होता है। जब तक कोई भी कानून स्टैट्यूट बुक में दर्ज ना हो जाए, नोटिफाई ना हो जाए, तब तक वो देश के स्तर पर इफ़ेक्टिव नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस स्टैट्यूट बुक को ही गज़ट कहते हैं, तो उसे गज़ट में आना ज़रूरी है। ओके, सो इंडियन गज़ट
स्टेट गवर्नमेंट्स के भी स्टेट के गज़ट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के। तो आप जब वकीलों के कमरे में जाते हैं तो बहुत सारी मोटी मोटी वो जो किताबें एक जैसी पड़ी रहती है ना, वो हर ईयर के गजट्स होते हैं। एक इंडिया का गजट होता है और एक उस स्टेट स्पेसिफिक, जिस स्टेट से भी वो डील कर रहा है उसके गजट पड़े रहते हैं। कई वर्षों के गजट पड़े रहते हैं उनके पास। तो गजट की किताब माने स्टैट्यूट बुक। स्टैट्यूट बुक नाम स्टैट्यूट क्यों? क्योंकि कानून की किताब है वो। कानून माने उसमें दर्ज चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो स्टैट्यूटरी हो गई। क्या हो गई? स्टैट्यूटरी हो गई। ठीक है। तो इस हिसाब से देश में एक कानून बना जिस कानून में लीडर ऑफ अपोजिशन का जिक्र आता है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, जहाँ तक मुझे याद आता है। ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्यसभा का भी होगा ना। तो ये जो कानून है, ये कानून लीडर ऑफ अपोजिशन की सैलरी एंड अलाउंसेस से डील करता है। इस कानून के बाद से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, क्योंकि एक्ट बना है, कानून बना है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन फिर एक स्टैट्यूटरी पोस्ट हो गई। वो इस कानून की बदौलत है। ओके। इसके पहले तक लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट इंडिया में थी। इंडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट थी। इतनी बात क्लियर। 1952 में जब पहले जनरल इलेक्शंस हुए लोकसभा के, उसके बाद कांग्रेस को क्योंकि बहुत ही ब्रूट मेजॉरिटी मिली, 364 सीट्स, तब हाउस मेरे ख्याल 479 सीट्स का था, तो कांग्रेस को बहुत तगड़ी मेजॉरिटी मिली। जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हाउस में बनी वो 16 सीट्स वाली सीपीआई बनी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो तभी इस बात का जिक्र आया कि लीडर ऑफ अपोजिशन अब उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं। तो जो पहले स्पीकर हुए हैं हमारे, वो हुए हैं जीवी मावलंकर। तब उन्होंने कोई फ़ैसला लिया, वो क्या था अभी बताऊंगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे देश में इस 1977 के सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट के पहले भी थे, और तब से लेकर के 1952 से 1977 तक वो थे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, कई बार हम कह देते हैं संसदीय परंपराएं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। तो जैसे किसी घर की, किसी समाज की कुछ परंपराएं होती हैं, इस तरह से संसद की भी परंपराएं थी, संसदीय परंपराएं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। इसी के तहत ये एग्जिस्ट करते रहे। लेकिन फिर 1977 में कानून आ गया, और कानून के तहत जब सैलरी एंड अलाउंसेस जिस पोजीशन की बताई जा रही है, तो पोजीशन के बारे में भी बताया जाएगा। दो बातें इसमें लागू की गई हैं, दो चीज़ें, दो शर्तें पूरी करनी है। जिस भी व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, सबसे पहला रूल ये है कि वो लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बनना चाहते हैं तो उन्हें लोकसभा का सदस्य होना होगा। तो पहली शर्त है मेंबरशिप की। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, मेंबरशिप। जिस भी किसी हाउस के बनना चाहते हैं उस हाउस के वो मेंबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ में से लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, या जिसे आप कह दीजिए चीफ ऑपोजिशन पार्टी, मुख्य विरोधी दल जो होगा, उसका नेता होना चाहिए उस आदमी को। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है लार्जेस्ट वाली, कई पार्टियां ऑपोजिशन में होंगी ना, उनमें से जिसकी सबसे ज़्यादा सीट है, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के नेता तो पहला मेंबर होने चाहिए हाउस के, और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के नेता होने चाहिए। उन्हें स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये दो ही शर्तें होनी चाहिए। ये सैलरी एंड अलाउंसेस कानून कहता है। स्टैट्यूटरी तौर पे पहले ये दो ही कंडीशन थी। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि 2014 से 2024 तक, पहले 2014 से 2019 की जो लोकसभा थी तब भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। फिर 2019 से 2024 तक की जो लोकसभा थी तब भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों समयों के दौरान
कांग्रेस के पास 2014 से 2019 की लोकसभा में 44 सीट्स थी और 2019 से 2024 तक 52 सीट्स थी। इन दोनों ही समयों में लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी तो कांग्रेस ही थी। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बना उनका कोई व्यक्ति? देश में एक लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं था, ये सवाल है। उसका जवाब सुन लीजिए आप। वहाँ पर 10% रूल आ जाता है। अब ये 10% रूल क्या है? रूल ये है कि जो भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए उसके पास कम से कम हाउस में इतनी सीट्स होनी चाहिए कि वो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 10% हो। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस समय जो लोकसभा है हमारी 543 सीट्स हैं। तो अब 543 सीट्स का अगर आप 10% लेकर के चलें तो कितना बन जाएगा? लगभग 55, अप्रॉक्स 55 मेंबर्स चाहिए आपको। तो ऐसे में कांग्रेस के पास 2014 टू 19 कितने मेंबर्स थे? 44, और 2019 टू 24 52। दोनों ही टेन्योर में कांग्रेस लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी तो थी, लेकिन कांग्रेस के पास 55 का आंकड़ा नहीं था। तो कांग्रेस ये 10% रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, इसलिए कांग्रेस को दोनों ही टेन्योर में अब्दुल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला। और क्योंकि कांग्रेस ही लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी तो फिर किसी और पार्टी का तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो ही नहीं सकता। तो ये 10 साल हमारे देश की राजनीति के बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के चले हैं। डन। अब इसमें एक बात समझो, सवाल ये उठ खड़ा होता है, फिर कई अखबार पढ़ेंगे, कई आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस पर रूलिंग गवर्नमेंट पर सवाल खड़े करते भी दिखाए गए थे। उन टाइम पे आर्टिकल्स छपा करते थे। ये कहा जाता था कि 10% का ऐसा कोई रूल स्टैट्यूटरी नहीं है, कानून में ऐसा नहीं लिखा है। फिर क्यों माना जा रहा है? ये सिंपली एक कन्वेंशन है, मानिए चाहे ना मानिए। आप चाहे तो उस कन्वेंशन को बदल भी सकते हैं। ये बातें क्यों आती थी और ये कितनी सही हैं, दोनों बता देता हूँ। तो जो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट है, इसमें 10% रूल नहीं है, क्योंकि इसमें तो 2 ही शर्तें हैं। एक तो आप मेंबर होने चाहिए, एक आप लीडर होने चाहिए उस लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के, मतलब लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के। तो इसमें 10% रूल तो नहीं है, लेकिन इसमें नहीं भी था, कोई बात नहीं। 10% रूल की कन्वेंशन रही है इंडिया में, परंपरा रही है। कैसे? मैंने बताया, जीवी मावलंकर ने ही 10% रूल दे दिया था बतौर पहले स्पीकर। उनके समय में जब सीपीआई को 16 सीटें आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी को, तो उनके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन मांगा गया था। तो तब मावलंकर ने कहा था कि क्योंकि आपको 10% सीटें नहीं आई हैं हाउस की टोटल स्ट्रेंथ की, इसलिए आपको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दिया जाता। लीडर ऑफ अपोजिशन का हमने आइडिया लिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और 10% वाली कन्वेंशंस फॉलो होती थी वहाँ। तो मावलंकर ने भी वही चीज़ कही कि क्योंकि 10% सीट्स आपको नहीं आई हैं तो आपको हम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दे सकते। तब से ये बतौर कन्वेंशन चलता गया। अच्छा, ये इतना लंबा चला कन्वेंशन के तहत कि 1977 में लीडर ऑफ अपोजिशन तो कन्वेंशनली होना बंद हो गया, वो तो कानून से हो गया। ये कन्वेंशन चली गई आगे आगे। तो तमाम पार्टियाँ रही हैं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं मिला है क्योंकि 10% नहीं पूरा करते थे वो। लेकिन इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, 10% भी स्टैट्यूटरी रूल है। कैसे? इस कानून के तहत नहीं है, लेकिन कहाँ है समझो। 1998 में एक और कानून आया, ये पार्लियामेंट फैसिलिटीज़ एक्ट है। इट इज़ पार्लियामेंट फैसिलिटीज़ एक्ट। इसके डायरेक्शन नंबर 121 सब क्लॉज 1, इसकी डायरेक्शन 121(1) में पार्लियामेंट फैसिलिटीज़ एक्ट में ये मेंशन्ड है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास 10% सीट्स होनी चाहिए हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के। ओके, तो इस वजह से ये 10% वाला रूल भी आज स्टैट्यूटरी ही है। तो 10% वाला रूल भी स्टैट्यूटरी है, और वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन पे लगने वाली वो 2 शर्तें भी स्टैट्यूटरी हैं। हाँ, लेकिन ये 2 शर्तें और वो 10% वाला रूल, सोर्स अलग अलग हैं इनके, पर हैं दोनों बातें कानूनी हैं। तो इसी वजह से क्योंकि 10% सीट्स नहीं आ रही थी तो कांग्रेस को दोनों टेन्योर में नहीं मिला लीडर ऑफ अपोजिशन। इस बार कांग्रेस की 99 सीट्स हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली ही
वो 55 के मार्क को क्रॉस कर गए, तो ऑटोमेटिकली ही फिर उनके लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के चांसेस इंश्योर हो गए। तो अब स्पीकर ने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित कर दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन का इतना हो हल्ला क्या मचा रहता है, इसको समझना ज़रूरी है। देखो, जब आप संसद की बात करते हैं तो जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार निभाती है, यानी कि वो पार्टी या वो कोलिशन जिसको सरकार बनाने का मौका मिलता है, जिसके पास मेजॉरिटी सीट है, उसके बराबर ही भूमिका विपक्ष निभाता है ऑपोजिशन। क्यों? सरकार की पॉलिसीज़ को, सरकार की आइडियाज़ को, सरकार के लॉ मेकिंग प्रोसेस को इन द पार्लियामेंट जनता की विशेष से गाइड करने का काम ऑपोजिशन करता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का काम ऑपोजिशन करता है। ऑपोजिशन समाज की, जनता की, आपकी आवाज़ संसद में रखता है। तो ऑपोजिशन इस तरह की बड़ी भूमिकाएं निभाता है, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमेशा इंटेग्रल रहते हैं गवर्नमेंट के साथ। ओके, ऐसे में सारे विपक्ष की आवाज़ बनकर कौन उभरता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन की बड़ी ताकत है। मतलब जैसे इस पॉइंट से शुरू करो, इस तरह से पीछे की ओर फैल रही हैं सारी सीटें, सारे विपक्ष बैठे हैं, सारी आवाज़ कंसंट्रेट होके जिसके मुख से बाहर आएगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। दिस इज़ वेरी बिग ड्यूटी एंड रोल। फिर दूसरी चीज़, जितने भी विदेशों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े पदाधिकारी या स्टेट हेड भारत आते हैं, तो अगर घोषित लीडर ऑफ अपोजिशन है स्टैट्यूटरी, तो ये नियम होता है कि वो उनसे भी मीटिंग करेंगे, मिलेंगे। अब तक ये नहीं हो रहा था पिछले 10 वर्षों में, अब हुआ करेगा। ये भी हमारे देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मजबूत बनाने के लिए है कि जो सत्ताधर हैं, सत्ताधारी हैं, सत्ता पक्ष है, वो तो सरकार है, उनसे तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन भी खड़ी है और वो भी देश की जनता की आवाज़ बन के खड़ी है। वो देख रही है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कितनी डेमोक्रेटिक है, कितनी नहीं। इस वजह से ये भी विचार रखा गया है कि जो विदेशों से आए हुए स्टेट अधिकारी हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिलें। तो आप देखेंगे, जब देश में बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे तो तब भी विदेशों से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से जब स्टेट हेड आते थे तो वो उनसे भी मिला करते थे। ऐसा बीजेपी के समय में जब कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनसे भी मिला करते थे। अब वो राहुल गांधी से मिलेंगे। टेक्निकली जो दो बड़ी चीज़ें हैं वो ये हैं कि बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एक तो उन्हें पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज़ मिलती हैं, उनकी कई संसदीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें मैंने अभी बताया वो विपक्ष की आवाज़ बनेंगे। दूसरी बड़ी भूमिका, वो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड कई कमेटीज़ के मेंबर के तौर पर अब काम करेंगे। जैसे पार्लियामेंट की अंडरटेकिंग कमेटी है, पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनकी भूमिका बहुत मजबूत होगी। ये सारी उनकी पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इससे भी कहीं ऊपर उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद अपॉइंटमेंट्स। हमारे देश में, देश की तमाम बड़ी संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में जो शीर्ष पदों पर, जो एपेक्स पोजीशन पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति के लिए कमेटियां होती हैं जो रिकमेंडेशंस देती हैं। अपॉइंटमेंट सरकार को ही करनी है, पर उस अपॉइंटमेंट के लिए जिस पर्सन का नाम रिकमेंड किया जाता है वो कमेटियों से होकर के आता है। जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CIS CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये सारे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, ये बहुत बड़ी और की इंस्टीट्यूशंस हैं देश की। इन सभी इंस्टीट्यूशंस में जो ऊपर चेयरमैन या डायरेक्टर की पोस्ट पे जो लोग बैठ रहे हैं उनकी नियुक्ति सरकार करेगी, लेकिन उसके लिए जो नाम सुझाए जाते हैं वो एक कमेटी द्वारा सुझाए जाते हैं। कमेटी में कई प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, प्रधानमंत्री के बाद कुछ कमेटियों में चीफ जस्टिस भी होने लगे हैं। अब पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। कुछ कमेटियों में होम मिनिस्टर होते हैं PM के साथ। लेकिन एक बात पक्की है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, LOP होते हैं।
तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है कि देश में सिर्फ सरकार ही महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं, इंस्टीट्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। की इंस्टीट्यूशंस में जो की पोजीशन होल्डर हैं उनमें विपक्ष की आवाज़ को जगह दी गई है ताकि डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो, इंस्टीट्यूशन और स्ट्रेंथन हो। अब ऐसे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि उन कमेटियों में फ़ैसले मेजॉरिटी से होते हैं, कंसेंसस बनाने की कोशिश होती है, सहमति बनाना प्रायोरिटी पे है, पर डिसीजन अल्टीमेटली मेजॉरिटी से होता है। 3 है तो 2-1 से फैसला हो जाएगा, 2-1 तरफ, 1-1 तरफ। और अक्सर ये हो जाता है कि सरकार मैनेज कर लेती है उस व्यक्ति को नियुक्त करना जिसे वो चाह रही होती है। लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन उस कमेटी के मेंबर हैं। वो अपने जो जिस ग्राउंड पे वो विरोध कर रहे हैं उस व्यक्ति का, वो अपने विरोध के डिसेंट के पॉइंट दर्ज करा सकते हैं। वो उनको राइट है कि वो उन पॉइंट्स को आके मीडिया को कम्युनिकेट करें और वो ये मीडिया को बताएं कि मैंने ये बिंदु कमेटी के बाकी 2 सदस्यों के सामने रखे थे, उन्होंने नहीं माने, तो देश की आवाम को पता लगे। क्योंकि लोकतंत्र मजबूत करने का एक बड़ा तरीका ये है आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। बाकी लोकतंत्र को तो लोग ही मजबूत करेंगे, अब एक आदमी तो नहीं कर सकता। हाँ, एक आदमी क्या कर सकता है, आपके द्वारा दी गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि सब कुछ नीट एंड क्लीन, हाई इंटीग्रिटी वाले, हाई प्रिंसिपल और हाई मेरिट के लोग ही पोजीशन पे बैठे, ये आपने उन्हें कहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ये चीज़ वहाँ इंश्योर करेगा कि वो अगर उसे कोई इंटीग्रिटी, इंटेलेक्ट या डिसिप्लिन ब्रेच नज़र आता है या प्रोसीजरल लैप्स नज़र आ रहा है कि वो बंदा सीनियरिटी के हिसाब से वहाँ नहीं भी आना चाहिए, फिर भी आ रहा है, तो वो इसे फ्लैग कर देंगे, वहाँ अंदर पॉइंट रेस कर देंगे कि ठीक नहीं, वहाँ माना जा रहा, नहीं माना जा रहा, कोई बात नहीं, फिर जो भी हुआ है वो बाहर आके आपको बता देंगे। फिर सिविल सोसाइटीज़, NGOs को जो करना है करें, कोर्ट को जो करना है करें, या आपको जो करना है करें ना। देखिए आप क्या हैं तो आपको पता लग ही गया। 303 से लेके 241 तक आप ही ले आए हैं, और तो नहीं कोई लेके आया। 303 सीटें थी ना बीजेपी की, अभी कितनी हैं, कौन लेके आया यहाँ तक? और अगली बार 350 तक ले जाने की ताकत भी आप ही में है। जनता, लोकतंत्र है, जनता बड़ी चीज़ है, और जनता में आप देख रहे हैं माहौल बनाना बड़ी चीज़ है, नैरेटिव सेट करना। तो ये सब चीज़ें जानते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताकत यही है कि मौजूदा ताकत किसके हाथ में कि ये कर सकता है कि नहीं। ताकत यही भी है, ये भी है कि क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा देना कि देखो ये हो रहा है। क्योंकि फाइनल किंग मेकर तो जनता ही है, वो हिसाब किताब फिर 5वें साल पे देख लेंगे कि तब बताएंगे फिर। दैट्स ऑल। आई बात समझ में? तो इसलिए वो आकर के बाहर बता देंगे कि देखिए मुझे अब तक याद है 2013 के पहले, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, CBI डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट थी, सुषमा स्वराज बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन पैनल का, कमेटी का हिस्सा थी, मुझे याद है अब तक। सुषमा स्वराज ने अपोजिशन कर दिया कि नहीं, ये अपॉइंट नहीं हो सकते, इनके अगेंस्ट केस पेंडिंग है। मुझे जहाँ तक याद है कि पाम ऑयल केस साउथ में उनके अगेंस्ट पेंडिंग था, लेकिन फिर भी सरकार उस अपॉइंटमेंट के साथ आगे परस्यू कर गई। अच्छा ठीक है, अब बाद में रिट लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में 5 रिट्स आती हैं। फंडामेंटल राइट अगर आपका ब्रेच हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक होते हैं, मेनली वो आर्टिकल्स 14 से एक्टिवेट होते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। उनमें एक आर्टिकल 32 है जो ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट ब्रेच हो रहा है तो 5 तरह की रिट हैं। आप पिटीशन लगाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, बदले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा उस फंडामेंटल राइट को इंस्टॉल कराने के लिए। तो ऐसे में एक रिट लगा दी गई थी को वारंटो का मतलब है कि कोर्ट ये पूछ सकता है पदाधिकारी से कि अंडर विच अथॉरिटी यू आर ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, वारंट क्या है, शो करो। तो को वारंट रिट इशू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और मुझे जहाँ तक याद है CBI डायरेक्टर हटे थे। ओके, देखो बात विसल ब्लो हो जाती है। विसल ब्लोवर बहुत मजबूत चीज़ होती है। तो ये कहानी है। तो अब तमाम कमेटियों में आपको राहुल गांधी बैठे दिखेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो, सारे
अब इनमें वो बैठेंगे। इस तरह से उनकी ताकत बढ़ गई। फिर इसको छोड़ दीजिए, उनका रैंक बढ़ गया है। रैंक मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे पे आ गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट में जो कैबिनेट का दर्जा होता है, तो ही इज़ एट द लेवल ऑफ द कैबिनेट। तो उनको जो सैलरी मिलनी है बतौर एमपी वो तो मिलनी है, जो अलाउंसेस बतौर एमपी मिलने हैं वो तो मिलने ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो सारे के सारे भत्ते मिलने हैं, अलाउंसेस दूसरे बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन वो मिलेंगे। सिक्योरिटी, बंगला, समचुरी अलाउंसेस, बहुत कुछ होता है। मतलब लाव लश्कर ही अलग है। कैबिनेट मिनिस्टर जब पंजाब आता है तो फिर हिसाब लगा लीजिए। मतलब जब पंजाब आएंगे अपने डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, तो जैसा सा इंतज़ाम आप देखते हैं गाड़ियों काफिला, ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन है। मतलब पूरे देश में देश की सरकार में, संसद का में, देश की सरकार जो चल रही है, संसद में उसका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सर घोषित लीगल, वो भी घूम रहा है ऐसे ऐसे। वो भी एक ही होता है, नगीना। मतलब देश की संसद में एक लीडर ऑफ अपोजिशन, तो कोई पूछे ही कौन है, एलओपी है, अपोजिशन का लीडर है। और अपोजिशन का आंकड़ा बढ़ा है इस बार, क्योंकि 543 सीटें बता रहा हूँ। अगर सरकार के कोलिशन के पास इस बार 291 या 92 हैं, तो 543 में से माइनस कर दो, उतनी ही संख्या बल लगभग मोटी उधर भी बैठी, अपोजिशन में बैठी। कोई छोटा मोटा तो काम है नहीं। ये है, बस ऐसी चर्चा थी, मैंने कर दी आपके साथ। ओके।